हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो। आई होप यू आर रियली डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। बीपीएचई 171 आपदा प्रबंधन इस किताब का नाम है दोस्तों। इसमें हम चैप्टर 12 तक पढ़ चुके हैं और आज हम एक और बढ़िया सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। समुदाय का मतलब समाज, यानी कि समाज के सारे लोग मिलकर के अगर आपदा के प्रभाव को कम करें तो उसको कहते हैं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। तो नाम से समझ में आ रहा होगा। और एक सवाल आता है यहाँ से 20 नंबर का दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन यानी कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको मैं सीबीडीएम कहूँगा। ठीक है, सीबीडीएम का मतलब समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के लोग आपदा जोखिमों की पहचान कोमा आकलन और उन्हें कम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी कि आपदा के दौरान किन का नुकसान हुआ है, ठीक है, कौन लोग प्रभावित हुए हैं, कितनी बिल्डिंगें ढह गई है, ये सब दोस्तों समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में किया जाता है। लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है ताकि जान माल का कम नुकसान हो। यह ग्रामीण समुदायों और विकासशील देशों के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण है। तो यह एक प्रक्रिया दृष्टिकोण है जो कि समुदाय आधारित होती है। सीबीडीएम एक बॉटम अप अप्रोच है, अर्थात इसमें आपदा जोखिम को मूल स्तर बेसिक लेवल पे समझा जाता है तथा इसके व्यापक समाधान तक पहुंचा जाता है कि जैसे कि किसी इलाके में बाढ़ आई है तो क्यों आई है, और बाढ़ आने वाले टाइम पर अगर आए तो भी उसके लिए एक व्यापक समाधान तैयार किया जाएगा, लोगों को बचाया जाएगा नियर फ्यूचर में। सीबीडीएम में सरकार यानी कि सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन में सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान व स्थानीय लोगों, गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ की भागीदारी शामिल होती है। आपदा प्रबंधन में एक समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई है आज के टाइम पे, क्योंकि स्थानीय स्तर पे लोग अपने आने वाली विपदा, देखो आपदा होती है डिजास्टर, विपदा होती है हैजार्ड। विपदा यानी कि कोई भी संकट। तो स्थानीय स्तर पे जैसे गांव वाले हैं वो किसी भी संकट से परिचित रहते हैं, उन्हें इस बात का भी ज्ञान होता है कि कैसे एक दूसरे की मदद करके जान माल की हानि को कम करना है। तो समुदाय के लोग मुख्य हितधारक होते हैं, यानी कि समुदाय में जितने भी लोग हैं वो प्रभावित होते हैं आपदा की वजह से, तो वो हो गए मुख्य हितधारक। तथा वे आपदा के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हें आसपास के पर्यावरण और संसाधनों का अच्छे से पता होता है। आपदा के समय वे समूह में भागीदारी करके आपदा के नकारात्मक प्रभाव से बचते हैं। देखो, एक तो मान लो मेरे इलाके में बाढ़ आई तो मैं सोचूंगा सरकारें मेरी मदद करेंगी, ये तो पहली अप्रोच है, पुरानी वाली अप्रोच थी। दूसरी वाली अप्रोच ये कहते हैं कि दोस्तों जैसे मेरे समाज के कुछ लोग मिलकर के अगर आपदा से प्रभावित लोगों को बचाने का काम करें तो वो होता है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों ये बेटर अप्रोच है, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका होता है आपदा से बचने के लिए कि हम दूसरों पर डिपेंड ना रहें। समाज के लोग, सोसाइटी के लोग मिलकर के एक संगठन बना ले और आपदा से बचने की कोशिश की जाए। एक समुदाय के आसपास सॉरी के पास विशाल स्वयंसेवी क्षमता होती है, यानी कि काफ़ी सारे लोग होते हैं समाज के अंदर जो कि एक दूसरे की सहायता करते हैं। वे अपनी स्थानीय ज़रूरतों को सहज रूप से समझते हैं। वे अपने समुदाय के कमज़ोर वर्गों जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध है, विकलांग, विधवा हैं, तो इनका सर्वोत्तम हित कर सकते हैं। वे सरकारी प्रक्रियाओं के बाहर जाकर भी निर्णय ले सकते हैं, यानी कि आप समाज के लोग हो, ठीक है, अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई तो सरकारों का इंतजार थोड़ी करेंगे अपन कि यहाँ पे कोई पुलिस सेना आएगी फिर हमें बचाएगी, तब तक तो काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। तो समुदाय आधारित संगठन ऐसे संगठन हैं जो स्थानीय समुदाय के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जो अपनी गतिविधियों को संचालित निगरानी और नियंत्रित करते हैं। यह संगठन सरकारी और निजी संस्थानों के प्रभाव से मुक्त रहकर काम करते हैं। इसमें समुदाय के सदस्य निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों, जैसे कि कहीं पर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य, सरपंच है और गांव के लोग मिलकर के लोगों को बचाने का काम करते हैं, तथा गांव के जो विकास अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और स्वयं सहायता ग्रुप के भी सदस्य शामिल होते हैं। किसमें? समुदाय आधारित संगठन में। तो इन संगठनों के पास आपदा की स्थिति में तथा जोखिम आकलन करने की अधिक क्षमता होती है। जोखिम आकलन मतलब रिस्क असेसमेंट, यानी कि इस आपदा से कितने घर ढह सकते हैं, कितने जानवर मर सकते हैं, कितने लोग मर सकते हैं, ये सब जोखिम आकलन कहलाता है। सीबीडीएम के सिद्धांत देखो आप, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के सिद्धांत, ये 20 नंबर का सवाल आता है दोस्तों। सीबीडीएम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसी में सब लिखना है। आपदा जोखिम को कम करने तो समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, सभी की एक्टिव पार्टिसिपेशन की नीड होती है। समुदाय के लोग आपदा जोखिम न्यूनीकरण, न्यूनीकरण का मतलब कम करना, के उपाय व योजना बनाकर उनका प्रबंधन व कार्यान्वयन करते हैं, यानी कि योजना बनाते हैं समुदाय के लोग तथा उसको लागू करते हैं।
कार्यान्वयन मतलब लागू करना। समुदाय के लोग अपनी स्थानीय क्षमताओं संसाधनों नेटवर्क का उपयोग करके आपदा से निपटते हैं। आपदा जोखिम को कम करने हेतु समुदाय अपनी पसंद के विकल्प और निर्णयों पर विचार करते हैं। उनको पता होता है कि किस तरह से बचा जाए, किस ऑप्शन को चूज किया जाए। समुदाय के स्तर पर लोग अपनी क्षमता निर्माण पर ध्यान देते हैं, यानी कि लोग थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेते रहते हैं, ठीक है, भूकंप में कैसे बचाना है समाज के परिवार के लोगों को। समुदाय आधारित संगठन आपदा के दौरान अपना मुख्य ध्यान समाज के संवेदनशील लोगों पर देकर उनको बचाते हैं। संवेदनशील लोग कौन होते हैं? जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध, विकलांग, जो अपनी सहायता बहुत ज़्यादा खुद नहीं कर सकते हैं। तो इस समुदाय आधारित संगठन इनकी हेल्प सबसे ज़्यादा करते हैं। पारंपरिक और सीबीडीएम दृष्टिकोण में अंतर क्या है? दोस्तों, जो पुराना वाला दृष्टिकोण था ना, उसमें सोचा जाता था कि सरकारें और जो दूसरे संगठन है, ठीक है, वही हमारी हेल्प करेंगे, हम हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो ये पारंपरिक दृष्टिकोण कहलाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। यह एक पीड़ित या प्राप्तकर्ता उन्मुख दृष्टिकोण है, यानी कि एक पीड़ित इंसान जो कि मान लो बाढ़ से प्रभावित इंसान है, ठीक है, वो सोचेगा सरकारें आएंगी मेरी सहायता करेंगी। इसमें लोगों को असहाय पीड़ित माना जाता है, यानी कि वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता है, उसको ज़रूरत पड़ेगी। लोग सिर्फ बाहरी सहायता पर निर्भर होते हैं। इसमें आपदा से हुए नुकसान को जानने हेतु विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है किसी इलाके में। यह पारंपरिक दृष्टिकोण में आपको लिख देना है। यह तकनीकी समाधान और भौतिक सहायता पर केंद्रित है, यानी कि जैसे कि कहीं पर बाढ़ आई है तो वहाँ पर अलग अलग मशीनों की सहायता से पानी कम किया जाएगा तथा वहाँ पर अस्थायी घर बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। इसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। आपदा प्रबंधन से समुदाय को राहत प्रदान की जाती है, यानी कि समुदाय के लोग अपनी हेल्प खुद नहीं कर पाते इसमें पारंपरिक दृष्टिकोण में, और इससे नुकसान ज़्यादा ही होता है क्योंकि जब तक सरकारी सेनाएं पहुंचेंगी, पुलिस आएगी, तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। अब आज के टाइम पे दोस्तों सीबीडीएम दृष्टिकोण अपनाते हैं अपन आपदा प्रबंधन में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। तो देखते हैं सीबीडीएम दृष्टिकोण। यह एक सक्रिय सहभागी दृष्टिकोण है, यानी कि समाज के सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को एक दूसरे को बचाते हैं, मदद करते हैं। लोग अपने जीवन और आजीविका की बहाली हेतु खुद प्रयास करते हैं, यानी कि जिसका रोजी रोटी छिन गया है वो अपना काम धंधा खुद ही देखता है। इसमें लोगों की क्षमताओं व उनकी भागीदारी से आपदा जोखिम को कम किया जाता है। इसमें समुदायों की कमजोरी समझकर अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपाय किए जाते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो कि मतलब तुरंत प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि घायलों को और घायल जानवरों को बाहर निकालना। दीर्घकालिक उपाय मतलब भाई पहले से ही सचेत हो जाना कि हमें भूकंप अगर ज़्यादा आते हैं तो इस तरह से घर बनाएं कि ज़्यादा नुकसान ना हो। ये दीर्घकालिक उपाय हो सकते हैं किसी समाज में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के उपाय अपनाकर समुदाय तथा सामुदायिक संरचना को मजबूत बनाया जाता है। समाज में आपदा प्रबंधन के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय विकास के पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि समुदाय आपदा के प्रति संवेदनशीलता कम कर सके। तो दोस्तों ये जो सीबीडीएम अप्रोच है ना, ये बहुत अच्छी है क्योंकि समाज के सारे लोग मिलकर के मतलब अपनी जान तो बचाते बचाते हैं, साथ में एक ऐसी योजना तैयार करते हैं जो कि उनको भविष्य में आने वाली सभी आपदाओं से बचाएगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं सीबीडीएम दृष्टिकोण, जो 20 नंबर का सवाल आता है। अब देखो, समुदाय आधारित आपदा जोखिम आकलन के लिए उपकरण, मतलब ऐसे कौन से टूल्स अपना सकते हैं समाज के लोग। तो इन उपकरणों का उपयोग किसी क्षेत्र की मौजूदा जोखिम स्थिति को समझने हेतु किया जाता है, यानी कि किस इलाके में कितना नुकसान हो सकता है, कितने लोग मर सकते हैं, कितने जानवर घायल हो सकते हैं, वो जोखिम स्थिति को समझने के लिए कई सारे टूल्स, उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस आकलन के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इसमें सिर्फ समुदाय का स्थानीय ज्ञान ही काफ़ी है। इन उपकरणों की सहायता से आपदाग्रस्त इलाकों की महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं। तो बहुत सारे दोस्तों आपदा जोखिम के लिए उपकरण होते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक रूपरेखा कि यहाँ पर कितने भूकंप पहले आ चुके हैं, यहाँ का मानचित्र कैसा है ना, मौसमी कैलेंडर की इस साल के मौसम में क्या क्या रहने वाला है, बाढ़ आ सकती है, चक्रवात आ सकती है, ये सब मौसमी कैलेंडर। फिर घूम घूम कर इलाके की फ़ोटो व वीडियो बनाना, इसको कहते हैं ट्रांसैक्ट वॉक, ठीक है, ट्रांसैक्ट वॉक, ये आपकी किताब में भी वर्ड दिया गया। मतलब किसी भी इलाके की अगर आपको इस तरह से सूचनाएं लेनी हो कि आपके पास में मोबाइल हो तो उससे फ़ोटो ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, ठीक है, उसकी सहायता से आपको इम्पोर्टेंट डेटा मिल जाएगा और कितना नुकसान हुआ है वो आपको पता लग जाएगा। साथ ही जेंडर मानचित्र की कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं यहाँ पे, आजीविका और मौजूदा आपदा निपटान की कार्यनीतियाँ और आपदा रैंकिंग, यानी कि इस इलाके में मतलब कितनी आपदाएं हैं वो अक्सर आती रहती है, देश में कौन सा स्थान है इस इलाके का जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदा आती है। ये सब टूल्स हो गए या उपकरण। समुदाय आधारित आपदा जोखिम आकलन, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर
रिस्क असेसमेंट, आकलन का मतलब जांच करना। तो यह स्थानीय स्तर पर खतरे को संवेदनशीलता को क्षमता की पहचान और आकलन करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें यह समझा जाता है CBDRA में कि कोई भी आपदा जैसे कि भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन आदि आपदाएं होती है, जीवन घरों बुनियादी संरचनाओं आजीविका पर कितना असर डाल सकती है कोई भी आपदा। ये किस में हम पढ़ते हैं? CBDRA में। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं अपन। CBDRA से समुदाय के लोग आने वाले खतरों जोखिमों संवेदनशीलता क्षमता से परिचित हो जाते हैं अगर इस तरह का आकलन हम करते हैं, तो ताकि वे समय पर संसाधनों को जुटाकर आपदा के खिलाफ लड़ सकें। तो CBDRA के 3 टाइप होते हैं। समझ में नहीं आ रहा CBDRA क्या है? देखो वापस से पढ़ाता हूँ। यह स्थानीय स्तर पर खतरे संवेदनशीलता क्षमता की पहचान और आकलन करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें यह समझा जाता है कि कोई भी आपदा जीवन, घरों बुनियादी संरचनाओं आजीविका पर कितना असर डाल सकती है। ये है आपका CBDRA। ठीक है, 3 टाइप होते हैं इसके। पहला टाइप देखते हैं, विपदा का आकलन। विपदा का मतलब अभी बताया है, संकट या हैजार्ड बोल सकते हो इंग्लिश में। तो इस आकलन में ऐसी प्रक्रियाओं घटनाओं मानवीय गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है जिससे वहाँ के समाज व पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है। इसमें निम्नलिखित सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है। जैसे एक विशेष क्षेत्र में मौजूद खतरों की प्रकृति व तीव्रता क्या है, यानी कि भूकंप कितने रिएक्टर का आया है, भूकंप का नेचर क्या है। जोखिम को बढ़ाने वाले कौन से तत्व हैं, जैसे कि मान लो किसी इलाके में अगर भूकंप आया तो दोस्तों बड़ी बड़ी अगर बिल्डिंगें हैं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा वहाँ पे। जोखिम को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। इन खतरों के कारण कितनी हानि हो सकती है, ये खतरे इस क्षेत्र पर कितने समय तक रहेंगे तथा कुल कितना प्रभाव डालेंगे। इसके साथ में विपदा का आकलन करने के लिए हम विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। देखो ये सारे आप टूल्स उपकरण होते हैं। किसी भी इलाके में अगर हमें विपदा का आकलन करना है तो जैसे कि वहाँ का इतिहास क्या रहा है आपदा आने का, साथ में जेंडर मानचित्र, आपदा रैंकिंग, मौसमी कैलेंडर, ये सब उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी इलाके में विपदा आकलन कर सकते हैं, यानी कि विपदाओं की जांच कर सकते हैं। आगे चलते हैं। CBDRA का दूसरा टाइप यानी कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन आकलन का दूसरा प्रकार है जोखिम आकलन। इस आकलन में हम आने वाली आपदा के कारण, जीवन की हानि, चोट, संपत्तियों आजीविका सेवाओं के नुकसान को समझते हैं जो किसी समुदाय में एक विशिष्ट समय अवधि में घटित हो सकते हैं। तो जोखिम आकलन में वही समझाता है कि कितने लोग हैं वो मर सकते हैं, कितने लोगों को चोट है पहुंच गई है, कितने खेत नष्ट हो गए हैं, कितने लोगों के काम धंधे छिन गए हैं। ये सब जोखिम आकलन में हम समझते हैं। जोखिम आकलन निम्न आधारों पर किया जाता है, जैसे आयु, जेंडर और स्वास्थ्य, आजीविका के प्रकार, स्थानीय अर्थव्यवस्था, कृषि और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, इमारतें और बुनियादी संरचना, पुस्तकालय, संग्रहालय और विरासत वाले भवन, स्थानीय संस्थान। जोखिम आकलन में जोखिम को बढ़ाने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा टाइप पढ़ते हैं CBDRA का तीसरा टाइप, क्षमता आकलन। तो इस आकलन में एक समाज अथवा संगठन के पास उपलब्ध सभी संसाधनों व ताकतों तथा उन सभी प्रयासों का विश्लेषण किया जाता है जो आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक समुदाय के पास 4 प्रकार की क्षमताएं होती है जिनके आधार पर आपदा के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि आर्थिक क्षमता यानी कि एक समाज के लोगों के पास कितने पैसे हैं, शारीरिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, है ना। सामाजिक क्षमता में आपके सामाजिक विश्वास, परंपराएं आ जाएंगी। और प्राकृतिक संसाधन क्षमता यानी किसी समाज के पास में कितना पानी वगैरह, कितना उनके पास में लकड़ियाँ वगैरह ताकि आपदा आने
के दौरान वो अपने आप को बचा सके। ये सब क्षमता आकलन यानी कि कैपेसिटी कम चेक करते हैं कि इस सोसाइटी कितनी कैपेसिटी, कितना झेल सकते हैं लोग आपदा को। आगे चलते हैं दोस्तों, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन एक संस्थागत ढांचा। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, 20 नंबर का पूछा जाता है, इस साल भी चांस है इसके। तो शुरुआत कैसे करनी है मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि भारत सरकार ने 2005 में बनाया था, इसमें आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार जब स्थानीय संस्थाओं, राज्य नीतियों और परंपराओं के साथ सामुदायिक पहलों को एकीकृत किया जाता है या मिलाया जाता है, तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन सीबीडीएम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। यानी कि सरकार की जो नीतियाँ, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, अगर उसमें हम समुदाय की भागीदारी को जोड़ दें, स्थानीय लोगों का ज्ञान हासिल करके सरकारी नीतियों में कुछ लिख दें, तो दोस्तों इस तरह से हम समुदाय आधारित प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीए में देखता है कि एक अथॉरिटी है, एक संस्था है ना, यह देखता है कि सीबीडीएम का संस्थागत ढांचा, भागीदारी, सामाजिक समावेश यानी कि समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी हो इसमें, समानता और विकेंद्रित शासन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो एनडीए में का काम होता है कि सीबीडीएम का जो संस्थागत ढांचा है उसके अंदर क्या सभी लोगों की पार्टिसिपेशन है, क्या समाज के सारे लोग हैं इसमें, क्या समानता का अधिकार है सबको, और विकेंद्रित शासन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में कुछ शक्तियाँ, अधिकार होने चाहिए जो सीबीडीएम ढांचे के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। सीबीडीएम का संस्थागत ढांचा विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे यह ढांचा जमीनी स्तर पर मौजूद संस्थाओं की प्रकृति को उनकी जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। यह ढांचा समुदाय और सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर संबंध विकसित करता है, जिससे आपदा के समय समन्वय करने व कार्रवाई करने में मदद मिलती है। यह ढांचा सरकार और नागरिक समाज के गठन व कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में एक संस्थागत ढांचा बनाया जाता है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, तो वह महत्वपूर्ण है। तो इसके एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं अपन। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके अंदर पता लग जाता है कि सरकारों का क्या काम है, कौन कौन से नागरिक समाज है, किस तरह से काम कर रही है सेना, पुलिस, वो सब हमें इस तंत्र से या इस ढांचे से पता लग जाता है। यह ढांचा समुदाय आधारित संस्थानों प्रक्रियाओं की निगरानी करता है। कामकाज व आकलन हेतु एक तंत्र की तरह यह ढांचा काम करता है, कि इसमें पता लग जाता है कि किस व्यक्ति अथवा किस संस्था का क्या काम है और आपदा प्रबंधन में वो किस तरह से भूमिका निभा रहा है। एनडीएमए ने यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने हेतु कुछ सिद्धांत बनाए, जैसे सीबीडीएम में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए सबकी, समुदाय को सभी आपदा प्रबंधन गतिविधियों का केंद्र माना जाना चाहिए, यानी कि समुदाय को केंद्र में रखकर ही सारी नीतियां और प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को बचाया जा सके। सीबीडीएम संस्थागत ढांचे को समाज के कमजोर व संवेदनशील लोगों के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। इस ढांचे को जोखिम पैटर्न और प्रवृत्तियों का अध्ययन करना चाहिए कि इस इलाके में कितना नुकसान हो सकता है। सीबीडीएम ढांचे को अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से व समन्वय सहयोग से काम करना चाहिए, यानी कि सीबीडीएम ढांचे के अंदर जितनी भी संस्थाएं होती है, अगर वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के काम करेंगी तो लोगों को ज़्यादा बचा सकती हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, किताब से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो बनाया वो समझ में आ जाएगा। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन यानी सीबीडीएम के संस्थागत ढांचे का एक एग्जाम्पल देखो कि जिला स्तर पर कैसे ये ढांचा काम करता है। तो सबसे पहले लिख दो एक लाइन, सीबीडीएम ढांचे को विकेंद्रित होनी चाहिए, यानी कि सभी इकाइयों को, संस्थाओं को शक्ति अधिकार प्राप्त होने चाहिए ताकि सभी हितधारकों को इसका फ़ायदा मिल सके। हितधारक कौन होते हैं? समाज का प्रत्येक वर्ग होता है। देखो ऐसे काम करता है, जिले में अगर आपदा डिजास्टर आती है ना, तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया जाता है। इसमें जिला कलेक्टर होता है दोस्तों इसका हेड, और फिर जिला आपदा प्रबंधन समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन समन्वय समितियां बनाई जाती है, इसमें लोकल अथॉरिटी समितियां शामिल होती हैं। इसमें सेना, पुलिस, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, एनजीओ और व्यावसायिक समुदाय किसमें शामिल होते हैं? जिला आपदा प्रबंधन समन्वय समितियों में ये सब शामिल होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपदा प्रबंधन केंद्र, यहाँ से 3 एरो निकल रहे हैं, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन समन्वय समितियाँ, एक लोकल अथॉरिटी समितियाँ, और जिला आपदा प्रबंधन समितियाँ भी होती है कुछ, ठीक है। तो ये समितियां दोस्तों किस तरह से काम करती हैं कि इनका जो कॉन्टैक्ट है वो जिला आपातकाल नियंत्रण कक्ष होता है। जिला आपदा प्रबंधन समितियों का कॉन्टैक्ट इनसे होता है। फिर ये नियंत्रण कक्ष है दोस्तों, यहाँ पर जो अधिकारी बैठे रहते हैं वो संभागीय स्तर पे कुछ समितियां बनाते हैं, है ना।
जैसे कि ग्रामीण समितियाँ बहुत तरह की हो सकती है। इसमें गांव के स्तर पर पूर्व चेतावनी तंत्र समूह का निर्माण किया जाता है। कुछ लोग हैं प्राथमिक उपचार का काम करते हैं, कुछ लोग सर्च एवं रेस्क्यू का काम करते हैं। कितने लोग खो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग मलबे के नीचे दब गए। गांव के स्तर पर बचाव कार्य दल भी बनाए जाते हैं, जिसको आप टास्क फोर्स कहते हो, और समन्वय समूह भी बनाए जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर समितियां बनाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब आप एक चार्ट याद रख सकते हो कि जब एक ज़िले के अंदर कोई आपदा आती है तो किस तरह से लोगों की हेल्प की जाती है, किस तरह से ये जो ढांचा है, एक संस्थागत ढांचा, वो काम करता है, जिसमें प्रत्येक यूनिट जुड़ी रहती है दूसरे यूनिट से। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो और एग्ज़ाम में बना के आओगे तो भले ही आप पन्ने कम भर देना, पन्ने भरने से कभी नंबर नहीं मिलते, ध्यान रखना। अच्छा लिखो, बेहतरीन लिखो, तो आपको सबसे बेस्ट मार्क्स है वो मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना। तो दोस्तों एक अगर ये योजना बना रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम समाज के लोगों को बचा सकें। ऐसी योजना को प्रभावशीलता के साथ बनाना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली आपदाओं से समुदाय को बचाया जा सके। इसके 3 चरण हैं। इस प्रकार की योजना के 3 चरण होते हैं: आपदा पूर्व चरण, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना। इस योजना के 3 चरण होते हैं। तो पहला चरण हम पढ़ते हैं आपदा से पहले का चरण। इसमें समुदाय को उनकी कमजोरियों तथा आपदा के कारण क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इस योजना में बताया जाता है। इसमें आपदा आने से पहले ही राशन यानी कि खाने पीने की सामान जरूरी वस्तुओं को, मेडिकल सुविधाओं को इकट्ठा कर लिया जाता है। साथ ही स्कूलों व सरकारी इमारतों में अस्थायी आश्रय स्थल यानी कि जैसे रेन बसेरा होता है ना, वैसे ही टेम्पररी रहने के स्थान बना दिए जाते हैं। समाज के कमजोर लोगों को पहले ही चिन्हित करके सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है। सभी भौतिक संरचनाओं व आर्थिक संपत्ति का जोखिम आकलन कर लेना चाहिए कि कितने बिल्डिंग हैं उनका नुकसान हो सकता है, कितने जो आर्थिक संपत्ति हैं वो नुकसान हो सकता है, कितना धन जा सकता है इस भूकंप, इस बाढ़ में। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन ढांचे में शामिल सभी संस्थाएं अपनी तैयारी कर लेती हैं कि आपदा आने वाली है 2-4 दिन बाद में, तो वो सभी तैयारी कर लेती हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके तुरंत। अब आपदा के दौरान चरण पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपदा पीड़ितों की पहचान करना, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाना, प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड प्रदान करना, राहत वितरण करना, निकासी योजना आदि शामिल होता है। लोगों और पशु हेतु आश्रय स्थल, रहने की जगह बनाई जाती हैं आपदा के दौरान ही, जहां भोजन, चारे, पेयजल व स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। आ रहा है ना समझ में दोस्त? कमेंट जरूर करके जाना यार, आप कमेंट कम करते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करना कैसा लगा का वीडियो। इसमें ध्वस्त मकानों की, जिन मकानों का नुकसान हुआ है, संरचनाओं, पुलों, पेड़ आदि को हटाकर मृतक, घायल पशुओं को और इंसान जो घायल और मर गए हैं उनको बाहर निकाला जाता है। नुकसान हुए घरों और पशुओं और क्षेत्रों में क्षति का आकलन यानी कि डैमेज असेसमेंट करना चाहिए, यानी कि कितने घर नुकसान हुए हैं, कितने पशु मर गए हैं, लापता हो गए हैं, ठीक है, और कितने इलाके में नुकसान हुआ है, कितने खेत नष्ट हो गए, ये सब क्षति आकलन मतलब कितना नुकसान हुआ है, ये सब आकलन या जांचना चाहिए आपदा के दौरान। आगे चलते हैं दोस्तों, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना बनाते समय हमें तीसरा चरण भी ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है तीसरा चरण? आपदा पश्चात चरण। तो इस चरण में एक विस्तृत यानी कि बहुत व्यापक क्षति आकलन हमें करना चाहिए, जिसमें जीवन व अन्य नुकसानों को शामिल किया जाता है। कितने लोग मर गए, कितने लोग लापता हो गए, कितने जानवर मर गए, घायल हो गए, इस तरह से कितने बिल्डिंगें नुकसान हो गई, वो क्षति आकलन कहलाएगा। तो इसके अलावा सरकारों को व्यापक पुनः आवास योजना तैयार करनी चाहिए, यानी कि जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं उनको बसाने के लिए अलग से जगह है, वो सरकार को तैयारी करनी चाहिए। तो एक व्यापक पुनः आवास योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें आपदा प्रभावित लोगों व पशुओं के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था की जाती है। आपदा प्रभावित लोगों हेतु सामाजिक पुनर्वास के केंद्रों को स्थापित करना चाहिए। ये सामाजिक पुनर्वास के केंद्र क्या होते हैं? जैसे कि अब जैसे कि किसी के माँ बाप खो गए, मर गए, ठीक है, तो उसको मेंटली ट्रॉमा हो गया, मानसिक रूप से आघात हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में आ गए, तो लोगों को वैज्ञानिक मनोसामाजिक सहायता देनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, मनोचिकित्सकों की टीम भेजनी चाहिए, ठीक है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनका भी निर्माण करना चाहिए और अस्थायी रेन बसेरों का भी निर्माण करना चाहिए। तो सामाजिक पुनर्वास के केंद्र क्या होते हैं? जहाँ पर सामाजिक सेवाएं मिलती है, जहाँ पे सामाजिक समर्थन मिलता है लोगों को। एक सुदृढ़ उचित निगरानी का व आकलन तंत्र बनाकर संसाधनों का कुशल उपयोग करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से एक समुदाय आधारित प्रबंधन में लोगों को बचाया जाता है,
योजना। इस योजना में 3 चरण हैं, आपदा के पहले का चरण, आपदा के दौरान चरण और आपदा के पश्चात चरण। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता। आई होप आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, कहीं पे अगर कमी भी रह गई है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। आपको कैसा लगा वीडियो दोस्त, तो उसको भी आप बताना है। 2 चैप्टर और बचे हैं बीपीएजी 171 में, चैप्टर नंबर 14 और 15। ठीक है, 14 को अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अभी आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।